हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और बच्चों, आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूं रिफ्रैक्शन में अपने नए टॉपिक पर। और आज हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस। आपको पता है दो तरह के स्फेरिकल सरफेस होते हैं। कौन कौन से बच्चों? पहले भी आपने पढ़ रखा है स्फेरिकल मिरर। दो तरह के, कौन कौन से? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मीन्स जो थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक ये सरफेस मैं बना लूं, ठीक है, तो इधर से देखूंगा तो मेरे लिए कॉनकेव और इधर से देखूंगा तो ये पोर्शन मेरे लिए कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेसेस में सबसे पहले हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चेक करना। बच्चों, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाने की जरूरत है, वरना आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है बच्चों, सपोज किया एक कॉनकेव सरफेस ऐसा है, ठीक है, जिसके इस तरफ कोई अलग मीडियम है, इस तरफ का मीडियम डिफरेंट है। जैसे मान लेते हैं कि पहला मीडियम रेयरर मीडियम है, पहला मीडियम रेयरर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, जबकि दूसरे मीडियम को हम डेंसर सपोज कर लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। हमको बच्चों यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व करनी है। भाई प्लेन सरफेस में तो पक्का था, स्नेल से लगाया, धड़ाक से आंसर। यहां पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स का बेस यूज करना पड़ेगा, थोड़े से ट्रायंगल्स यूज होंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज होंगे और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, जब ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका कहीं ना कहीं तो एक सेंटर भी होगा। भाई अगर ये स्फेरिकल है, कहीं ना कहीं देखो, अगर चाहोगे तो स्फेयर ऐसे पूरा कर सकते हैं ना। जब ऐसे स्फेयर पूरा कर सकते हैं तो इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। मान लेते हैं सी, इसका क्या है? सेंटर। बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे हमने पुट कर दिया, ये हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया। जब ऑब्जेक्ट यहां पे पुट किया तो यहां से एक लाइट रे यहां तक आएगी। देखो एक लाइट रे तो होगी जो सीधे निकलेगी ऐसे, ये तो सीधी चली जाती है। क्यों? क्योंकि सेंटर से पास होने वाली लाइट हमेशा स्फेयर पर क्या होगी? परपेंडिकुलरली फॉल होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, किसी भी स्फेयर में सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो वो सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये तो पता ही है। इससे पता चला कि जो लाइटें सेंटर से पास होगी वो तो सीधे चली जाएगी। यहां इसको बोलते हैं पोल। यहां पोल्स और सेंटर से पास होने वाली लाइटें क्या हो गई? सीधी चली गई। आपको देखना है इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी। भाई इमेज कैसे? दो तरीके की होती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल। जहां पर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे रियल में मिल जाएं, मिल रही हो ला के हिसाब से, उसको बोलते हैं ये रियल इमेज। और जहां लाइट रे मिले ना बट मिलती हुई महसूस हो, फील हो, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। अब हम चेक करेंगे इसकी इमेज रियल मिलेगी या वर्चुअल। तो एक तो देखो रिफ्रैक्शन के बाद सीधे चली गई। अब दूसरी लाइटें देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों एक लाइटें यहां से निकली और ऐसे पड़ी। जब ऐसे लाइटें पड़ेगी, ध्यान देना, तो क्या होगा यहां पे? यहां पे बच्चों होगा रिफ्रैक्शन। अब आपको लगेगा यार यहां ये रिफ्रैक्शन कैसे लगाना? तो रिफ्रैक्शन चाहे प्लेन सरफेस में अप्लाई करना हो, चाहे आपको स्फेरिकल सरफेस में अप्लाई करना हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूज करने का एक ही तरीका है। आप नॉर्मल पहले ड्रॉ कीजिए। जहां पे आपको रिफ्रैक्शन शो करना है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा?
हमने बताया था नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर लाइन कहां से जाएगी? सेंटर से जाएगी। तो याद रखेंगे कभी भी स्फेरिकल सरफेस में अगर हमको नॉर्मल ड्रॉ करना हुआ तो हमेशा सेंटर से लाइट रे को पास कर देंगे। ठीक है, आपको पता है कि अब लाइट रे में क्या होगा भाई? रेयरर से कहां जा रही? डेंसर में। तो क्या होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ऐसा होता था ना, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो जाना तो ये ऐसे चाह रही थी बट ऐसे जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के पास चली जाना है थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी। जब इधर मुड़ जाएगी तो आप ध्यान से देखिए, तो इस लाइट रे को अगर आप पीछे मिलाएं तो कहीं यहां पे मिलती हुई हमको ये महसूस होती। हमने क्या किया बच्चों? इस लाइट रे को देखो ध्यान से, इस लाइट रे को, इसी को हमने पीछे मिलाया है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। ध्यान देना बच्चों, जिस एंगल से लाइट रे गिरती है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? ये पूरा एंगल क्या कहा जाएगा? आई। ये पूरा एंगल क्या कहा जाएगा? आई। और जिस एंगल से लाइट रे गई है उसको क्या बोलते थे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ध्यान से देखिए, ये लाइट रे ऐसे आई है और ये, ठीक है, मीन्स अगर इसको मैं आई कह दूं तो ये आई उसकी इमेज की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे यहां मिलती हुई महसूस हो रही है, तो ये इमेज हो गई। तो बच्चों आई से ये जो लाइट रे है ये ओसी पर क्या है? क्रॉस बना रही है। तो जब ये एंगल आई है तो ये अंदर वाला भी एंगल, जो आई से एक ये लाइट जा रही, मान लो इसको हम नाम दे दें, कुछ भी दे दें, एक्स कह दें, तो जो आई एक्स है, ठीक है, देखिए आई एक्स ऐसा है और आई सी ऐसा है, तो ये अगर आर है तो ये पीछे वाला भी क्या होगा? आर। इसका मतलब अगर ये आर है तो ये पीछे वाला भी एंगल क्या होगा? आर होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। अब यहां पे मैं बेसिक बात करता हूं। अब मैं बात करता हूं कि अगर इस एंगल को अल्फा, इस एंगल को बीटा और इस एंगल को मैं गामा कह दूं, ठीक है, रियलिटी में आपको एक जानकारी मैं यहां दे दूं कि इस डायग्राम में आई टेंड्स टू 0 होता है एंड आर टेंड्स टू 0 होते हैं। मतलब आई और आर दोनों बहुत छोटे होते, टेंड्स टू 0, बहुत छोटे एंगल है। अब सोचेंगे ये कैसे होते हैं? अरे यार, एक्चुअली में ये डायग्राम बच्चों ऐसे बनता है, यहां ऑब्जेक्ट यहां लिया जाता है, ये ऑब्जेक्ट है अगर तो ये लिया जाता है ये। अब सोचो नॉर्मल यहां पड़ेगा, इतना छोटा सा एंगल कौन मैं कैलकुलेट कर पाएगा? तो ये क्या होते हैं? बहुत छोटे एंगल होते हैं। जब आई छोटा तो आर उससे भी छोटा है। ठीक है, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा सारे एंगल बहुत छोटे हैं। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि आई, अल्फा, बीटा, गामा सारे एंगल बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? आई के। और साइन आर जहां जरूरत पड़ेगी किसके बराबर हो जाएगा? आर के। ठीक है, ये फैक्ट है, ध्यान देना जरा बच्चों। जरा हम अपने ट्रायंगल पे वापस आते हैं। हम अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को एक नाम दे देंगे, हमने कहा M। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये आया। हमने सपोज किया एक परपेंडिकुलर क्या है? N है, N मान चुके हैं, Q है। ठीक है, चूंकि मैंने बताया I और R बहुत छोटे हैं तो P से Q के बीच की डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होती। देखो ना, अगर ऐसा डायग्राम होता तो क्या होता? यहां रे पड़ती, अब यहां से ये एंगल भी छोटे और यहां से जो नॉर्मल पड़ता उसके बीच की डिस्टेंस भी ना होती।
तो Q पॉइंट को अब हम ऐसा यहां ट्रीट करेंगे जैसे कि वो P पॉइंट पे ही हो। ये सब बातें अभी आगे यूज होंगी, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल OCM, ध्यान दो, OCM, ये ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला, इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, क्या ये ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है हमको? हाँ दिख रहा। ये एंगल क्या दिख रहा है? अल्फा। ये क्या दिख रहा है? आई। ये क्या दिख रहा है? गामा। तो इस OCM ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है। यहां पर गामा क्या है? गामा इज एक्सटीरियर एंगल, गामा इज एक्सटीरियर एंगल। तो यहां लिख देंगे क्या? गामा इज एक्सटीरियर एंगल। जब ये एक्सटीरियर एंगल है तो आपको पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल दोनों अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मींस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। यहां से बच्चों आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा? सोचो, तो आई इज इक्वल टू आ गया मेरे पास गामा माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ICM, ध्यान से देखो ICM, फिर वही तुमको दिख रहा होगा छोटा वाला, इसमें भी गामा एक्सटीरियर है, तो गामा एक्सटीरियर अंदर वाले दोनों के इनके सम के बराबर होगा। ठीक है, गामा इज एक्सटीरियर, इट मींस गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। देखो ये प्लस ये, यहां से आपको R की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, गामा माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम यहां स्नेल्स लॉ यूज कर ले, बाई स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ बच्चों क्या कहता है? स्नेल्स लॉ हमसे ये कहता है कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। मीन्स पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों आपको पता है आई और आर बहुत छोटे हैं, टेंड्स टू 0। सो साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर। कहां से आता है ये फार्मूला? आपको मैथ्स में पढ़ाया गया होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से बच्चों ये फार्मूला डिराइव होता है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों? तो साइन आई की जगह आ गया आई, साइन आर की जगह आर, और म्यू 2 अपान म्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या मिलेगा? म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर। अब यहां पे क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर, आई और आर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पुट कर देंगे। क्या मिलेगा हमें? म्यू 1 आई, आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 आर, आर की वैल्यू कितनी आई है? गामा माइनस बीटा। देखो यहां से पुट कर दिया। अब बच्चों मैं क्या कर सकता हूं यहां से? तो इसको लिख सकते हैं म्यू 1 गामा माइनस म्यू 1 अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 गामा माइनस म्यू 2 बीटा। आप यहां से गामा वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, तो इस टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे और बीटा वाले टर्म को इधर लाएंगे, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा म्यू 2 बीटा माइनस म्यू 1 अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 गामा माइनस म्यू 1 अल्फा। इट मींस म्यू 2 बीटा माइनस म्यू 1 अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
बच्चों अब जरा हम ध्यान देंगे इस बात पे कि अगर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दी जाए तो फार्मूला डिराइव हो चुका है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे आएंगी, तो यहां पे भी मैं आपको समझा दूं। अभी मैंने क्या बताया था कि I टेंड्स टू 0 एंड R टेंड्स टू 0। जब ऐसा होगा तो अल्फा भी टेंड्स टू 0 होगा, बीटा भी टेंड्स टू 0 होगा और गामा भी टेंड्स टू 0 होगा। मैंने डायग्राम बताया था ना कि सारा जो डायग्राम है वो यहां का है बच्चों, यहां का। तो यहां से क्या होता है, जब सेंटर से लाइन डालोगे तो ये बहुत छोटे छोटे एंगल होते हैं, ये सब इतने छोटे कि अगर वैसा रियल में हम डायग्राम बनाना चाहें तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हम सही से समझा भी नहीं पाएंगे, इसलिए इतना बड़ा बनाओ, जूम करके बनाया गया उस डायग्राम को। ठीक है, तो बच्चों इस सिचुएशन में अल्फा बराबर हो जाता है tan अल्फा, बीटा बराबर हो जाता है tan बीटा और गामा बराबर क्या हो जाता है tan गामा। ये वैल्यू अब हम यूज करेंगे। पहले देखो, इन ट्रायंगल OQM। अच्छा बच्चों, आपको एक बात यहां पे ये तो पहले से ही क्लियर है कि पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा किससे लिखते हैं हम लोग, U से। इतना तो हम लोग बिल्कुल रट चुके हैं। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, इमेज की डिस्टेंस को लिखते हैं V से। और सेंटर से पोल की डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, इससे यहां का, इसको लिखते हैं R से। ठीक है, तो बच्चों जब OQM ट्रायंगल हम लेंगे, इन ट्रायंगल OQM, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है OQM में, देखिए QM, बेस कितना है QO। अगर QM को H मान लिया जाए तो क्या आएगा, QM अपान QO। बच्चों QM तो H आ गया, QO को अगर आप चाहे तो आप PO भी लिख सकते हैं। क्यों, अभी मैंने समझाया था जब ये यहां डायग्राम बनेगा तो परपेंडिकुलर यहीं पड़ जाएगा, तो Q और P पॉइंट के बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है, टेंड्स टू 0। इसका मतलब इस सिचुएशन में इसको हम PO भी लिख सकते हैं। जब PO लिख लिया तो PO कितना है बच्चों, U। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, साइन कैसे मानते हैं। तो बच्चों पोल को मान लेते हैं एज ए ओरिजिन। बहुत सारे रूल हैं, अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूं। पोल को ओरिजिन मान लेंगे तो इधर की सारी डिस्टेंस प्लस एक्स एक्सिस, इधर की माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर प्लस वाई एक्सिस, तो ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे की डिस्टेंस निगेटिव। तो देखो H ऊपर है ना, इसलिए H पॉजिटिव, बट U कहां है, पीछे देखो, पीछे गए मतलब माइनस एक्स एक्सिस में गए, तो H अपान U आएगा, लेकिन कैसा आएगा, U माइनस में आएगा। ठीक है, अगर मैं अब अगर इन ट्रायंगल IQM हम बात कर लें, IQM, तो यहां से बच्चों बीटा निकल सकता है, tan बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है QM और बेस कितना है IQ। QM कितना है, फिर वही बात है कि IQ को मैं चाहूं तो QM की तो वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पे H, और IQ को अगर मैं चाहूं तो मैं IP भी तो लिख सकता हूं। IP क्या है भाई, पोल से डिस्टेंस, और पोल से इमेज की डिस्टेंस को V से लिखते हैं, मींस H अपान V, वो भी कैसा, निगेटिव। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल CQM, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, CQM, इसमें अगर मैं बात करूं तो गामा निकल सकता है, tan गामा। सेम ऐसे ही क्या आएगा, QM अपान CQ, QM की वैल्यू H अपान CQ की वैल्यू PQ भी, PC भी लिखी जा सकती। देखो CQ इज इक्वल टू PC, यहां से डिस्टेंस, क्यों,
क्योंकि Q P के बहुत करीब है, नियरेस्ट है। मीन से आ गया H/R, वो भी कैसा, माइनस। अगर मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दूं तो मुझे एक फार्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा, देखो, पुट अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3। बच्चों पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, μ2 बीटा, बीटा की जगह -H/V माइनस μ1 अल्फा, अल्फा की जगह -H/U इज इक्वल टू μ1 इंटू गामा। यहां पे गामा होना चाहिए, गलती से लिख गया था ना, इंटू गामा। अब ये गामा की वैल्यू जब यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, H/R, वो भी कैसा, माइनस का। बच्चों हर जगह -H है, डिवाइड कर दूं तो यहां पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय -H, क्या मिलेगा, μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। This is the formula for refraction of light in spherical surfaces। ये फार्मूला है स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट निकालने का, ठीक है। वैसे एक बात मैं राज की बता दूं, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो, चाहे कॉनकेव सरफेस हो, चाहे इधर रेयरर हो, चाहे इधर डेंसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला हमेशा ही आता है, ठीक है। फिर भी हम लोग कॉनकेव सरफेस का तो निकाल चुके हैं, हम कॉन्वेक्स सरफेस का भी फार्मूला डिराइव करेंगे। अभी इसका एक फार्मूला और डिराइव होता है, यहां से देखिए भाई, अगर मैं बात करूं इसको, बच्चों मैं इधर कर रहा हूं, थोड़ा देख लेना, ऑन डिवाइडिंग बाय μ1। अगर इस इक्वेशन को मैं μ1 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, सोचो, μ2/μ1, ठीक है, μ2/μ1/V माइनस μ1 तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/U इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/R। आपको पता है μ2/μ1 की वैल्यू क्या होती है, 1μ2, तो इसको 1μ2 लिख सकते हैं या डायरेक्ट म्यू भी लिख सकते हैं, μ/V माइनस 1/U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R। बस याद रखना होगा कि म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। भाई म्यू किसके बराबर था, यहां देखो 1μ2, तो इसका मतलब म्यू को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉनकेव सरफेस का फार्मूला। तो बच्चों अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। मैं यहां से बात करता हूं कि मान लेते हैं कि एक ऐसा ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, मींस इस तरफ का मीडियम कुछ और है और इस तरफ का मीडियम कुछ और है, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि इधर का मीडियम हमारा क्या है, रेयरर है, ठीक है, और इधर का मीडियम क्या है बच्चों, डेंसर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये पूरा एक अलग सरफेस हो गया, ठीक है। अब है क्या बच्चों, अगर मैं ये सपोज कर लूं कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है O, ठीक है, इससे जो लाइटें निकलेंगी उनका रिफ्रैक्शन हमको शो करना है। आपको ये बात तो क्लियर होगी कि इस स्फेरिकल सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, हमने सपोज कर लिया है O है इसका सेंटर, हमने सपोज कर लिया इसका सेंटर C। बच्चों ऑब्जेक्ट से एक लाइटें तो ऐसे आएगी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ेगी, किस पर,
स्फेरिकल सरफेस पर, और वो क्या होगी, सीधी चली जाएगी। वैसे तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइटें निकलती हैं, बट हम दिखाते एक दो हैं ताकि इमेज हमारी बहुत क्लियर बने, जो डायग्राम है बहुत अच्छा बने। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दो लाइटें ही शो करते हैं। बच्चों मान लीजिए कोई लाइटें ये निकलती यहां से आई, तो अगर यहां पे लाइटें पड़ेगी तो अब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। कैसे देखेंगे रिफ्रैक्शन बच्चों? पहला काम, सेंटर से यहां क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। जब हमने नॉर्मल ड्रा किया तो अब देखिए लाइटें कैसे जानी चाहिए थी, सीधा ऐसे, बट ऐसे तो जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर में, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये लाइटें थोड़ा सा नॉर्मल के पास आ जाएगी। देखिए नॉर्मल नीचे था ना, उसके पास आ जाएगी। ये पास आएगी तो अगर इसको आप पीछे मिलाएंगे तो यहां पे ये मिलती हुई महसूस होगी। जहां पर लाइटें मिलती हुई महसूस हो रही है, ये उसकी क्या बन जाएगी, इमेज। देखो एक लाइट जो सीधा गई थी वो तो ऐसे पूरी है बनी हुई, और एक लाइट ऐसे मुड़ गई, तो ये मिलती हुई महसूस हो रही है। मैंने आपको समझाया था कि जब रियल में लाइटें मिलेंगी तो वो रियल इमेज, और जब मिलती हुई महसूस होंगी तो वर्चुअल। तो ये कौन सी इमेज होगी बच्चों, वर्चुअल। ठीक है, अच्छा आपके मन में आएगा यार हमेशा वर्चुअल ही बनता, तो इसको थोड़ा और झुका दीजिए, रियल बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप कर सकते हैं। बच्चों आपको पता है जिस एंगल से लाइटें आती, ये पूरा एंगल, ये क्या है, आई। भाई ये नॉर्मल था, सेंटर से हमने कहा था ना किसी स्फेरिकल सरफेस को मिला देंगे तो नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल था। तो नॉर्मल के साथ जो आने वाली इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो क्या होता है, आई। और जो जाने वाली लाइट एंगल बनाएंगे ये क्या होगा, सोचिए ये एंगल क्या होगा, आर। जब ये आ रहा है देखिए यही लाइटें तो पीछे गई है, इसी को तो हमने मिलाया, और ये तो क्रॉस बनना बच्चों, तो क्या ये वाला भी एंगल आर होगा, बिल्कुल होगा। बच्चों हम सपोज कर लेते हैं ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, कुछ भी सपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग एक्स वाई जेड मान के करते हैं, कुछ भी ए बी सी मानो, घर की बात। बच्चों सबसे पहले तो आपको वही पुराना काम करना है, देखना है। इसको अगर पॉइंट को हम एक नाम दे दें एम, तो अब आप देखिए इन ट्रायंगल IMC, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, IMC, ये ट्रायंगल पूरा। इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, तो आर कैसा दिख रहा है आपको, आर एक्सटीरियर एंगल, इस साइड को बढ़ाने पे मिल रहा है, और एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दोनों के सम के इक्वल होता है। इट मीन्स R इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, लिख देंगे R इज एक्सटीरियर एंगल, सो R इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब देखिए इन ट्रायंगल OMC, इसमें देखिए जरा I कैसा है, एक्सटीरियर वाला अंदर वाले के सम के इक्वल दोनों के, मीन्स I इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। एट M बाई स्नेल्स लॉ, हम क्या करने जा रहे हैं, स्नेल्स लॉ का यूज करने जा रहे हैं। आपको पता है ना साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस 1 म्यू 2। यू नो दैट I टेंड्स टू 0 एंड R टेंड्स टू 0। मैंने बताया था ना ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, क्यों। अब ये डायग्राम रियल में ऐसे बनना चाहिए बच्चों, देखो यहां पोल है तो यहां से ऑब्जेक्ट की यहां पड़ती है लाइट रे, तो ये एंगल। अब सोचो
आई कितना छोटा बनता है यहाँ सेंटर से ये, तो ये आई कितना छोटा बनता। अब जब आई छोटा होता तो आर और छोटा हो जाता, तो आई आर दोनों टेंड्स टू 0 होते हैं। इसीलिए जब परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करेंगे तो उसको हम पी पॉइंट पे ही सपोज कर लेंगे, क्योंकि सब डिस्टेंसेस ये सब बहुत कम कम हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो बच्चों I टेंड्स टू 0 एंड R टेंड्स टू 0, सो साइन I इज इक्वल टू कितना हो गया I एंड साइन R इज इक्वल टू क्या हो गया R। वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा बच्चों, I अपान R इज इक्वल टू μ2 अपान μ1 ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन μ1 I इज इक्वल टू μ2 R, दैट इज μ1 I की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो फ्रॉम सेकेंड I क्या है, रख दो यहां पे, I की वैल्यू आई है बीटा प्लस इज इक्वल टू μ2 R कितना आया बच्चों, R की वैल्यू आई है अल्फा प्लस गामा, I की वैल्यू है बीटा प्लस गामा। तो बच्चों I की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्या देखो यहां से I की वैल्यू बीटा प्लस गामा और μ2 इंटू R की वैल्यू अल्फा प्लस गामा। यहां से क्या आएगा बच्चों जरा ध्यान दो, तो बनेगा μ1 बीटा प्लस μ1 गामा इज इक्वल टू μ2 अल्फा प्लस μ2 गामा। बच्चों ये μ1 वाला टर्म उधर ले जाएंगे और ये μ2 वाला टर्म इधर लाएंगे, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मीन्स μ2 अल्फा माइनस का प्लस का μ1 बीटा बचा यहाँ पे, और ये μ1 गामा उधर चला गया, तो उधर μ2 गामा पहले से और ये उधर गया तो क्या हो गया माइनस का μ1 गामा। बच्चों थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो, μ2 अल्फा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू गामा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स वही पुराना काम, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, मान लेंगे ये पॉइंट P है और ये क्या हो गया Q हो गया। तो बच्चों आपको पता है P और Q बहुत पास है, जो डिस्टेंस Q से लेनी है वही डिस्टेंस P से लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि PQ टेंड्स टू 0। और इस पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों U, और इस पोल से इमेज की डिस्टेंस को क्या लिखते हैं V, पोल से सेंटर की डिस्टेंस को क्या लिखते हैं R, रेडियस। ठीक है बच्चों, पता है ना सेंटर की डिस्टेंस, ये तो सेंटर है जब तो उसका रेडियस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा U और ये हमेशा V। आपको ने और बताया था कि P के इधर वाली डिस्टेंस सारी पॉजिटिव, इधर वाली डिस्टेंस सारी निगेटिव, मीन्स जब लेना पड़ेगा तो R कैसा आएगा पॉजिटिव उधर है, और U और V इस साइड है लेफ्ट साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या आएंगे माइनस में पुट करेंगे। रियलिटी में प्लस माइनस का साइन लाइट की डायरेक्शन के हिसाब से लेना चाहिए, कि लाइट की डायरेक्शन में जब डिस्टेंस लो तो पॉजिटिव और लाइट के अपोजिट लो तो निगेटिव। जैसे लाइट इधर जा रही है ना इधर, इसका मतलब क्या हुआ रिफ्रैक्शन के इधर जा रही लाइट, तो इधर वाली डिस्टेंस सारी पॉजिटिव और इसके इधर वाली सारी निगेटिव, क्योंकि वो लाइट के अपोजिट है। कोई भी कॉन्सेप्ट लो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम रहेगा, बस आप अपने कॉन्सेप्ट पे कायम रहिए। बच्चों हमें अल्फा बीटा गामा चाहिए, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट अल्फा टेंड्स टू 0, ठीक है, गामा टेंड्स टू 0 एंड बीटा टेंड्स टू 0। जब ये 0 के आसपास होते हैं, वो छोटे होते हैं, तो अल्फा बराबर 10 अल्फा आएगा, गामा बराबर 10 गामा आएगा और बीटा बराबर 10 बीटा आएगा। ये ध्यान रखिए, ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए ये बात। बच्चों अब देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, IMQ, IMQ। सोचिए IMQ में क्या होगा, अल्फा ले लो, अल्फा का मतलब 10 अल्फा, तो क्या आएगा
परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर एम क्यू, बेस कितना बच्चों क्यू आई, एम क्यू को तो एच मान लेंगे। अब क्यू आई जो है ये कितना है, इसको मैं पी आई में तो लिख सकता हूं, तो एम क्यू तो एच आ गया और क्यू आई को मैं क्या लिख सकता हूं पी आई, क्योंकि मैंने बोला ना पी और क्यू बहुत पास है, ओवरलैप करते लगभग एक दूसरे पे। तो ये आ गया पी आई मीन्स एच अपान वी, वो भी कैसा माइनस का, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, ओ क्यू एम। देखो इसमें क्या आएगा बच्चों बीटा, टेन बीटा, फिर क्या आएगा एम क्यू अपान क्यू ओ, एम क्यू अपान क्यू ओ, एम क्यू कितना है एच, क्यू ओ को क्या लिख सकते हैं पी ओ मीन्स एच अपान यू, वो भी कैसा माइनस। अब इन ट्रायंगल क्यू सी एम, कौन सा क्यू सी एम, गामा इज इक्वल टू टेन गामा, गामा इज इक्वल टू टेन गामा, ये क्या आएगा एम क्यू अपान क्यू सी, एम क्यू कितना है बच्चों एच, और क्यू सी को क्या लिख सकते हैं सी पी, पी सी मीन्स एच अपान आर। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां इक्वेशन में पुट कर देंगे इन थर्ड, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 3, पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का म्यू टू अल्फा, अल्फा कितना है बच्चों देखो अल्फा कितना है एच अपान माइनस का बी, माइनस सॉरी प्लस म्यू वन इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू एच अपान यू कैसा माइनस का, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा, गामा की वैल्यू एच अपान आर, ऑन डिवाइडिंग बाई एच, ऑन डिवाइडिंग बाई एच क्या मिलेगा, ये मिलेगा म्यू टू अपान वी, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस यहां पे माइनस बीच में लग जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। दिस इज द इक्वेशन। क्या यही कॉनकेव सरफेस के रिफ्रैक्शन में मिली थी? यस। तो हमको 10 इक्वेशन याद नहीं करनी पड़े, एक याद कर लीजिए, बस याद रखिए म्यू टू क्या है सेकेंड मीडियम, म्यू वन क्या है फर्स्ट मीडियम, बाकी कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, ठीक है बच्चों। और एक काम कर सकते हैं, इसको अगर डिवाइड कर दें म्यू वन से, ऑन डिवाइडिंग बाय म्यू वन, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, अब हमें मिलेगा म्यू टू अपान म्यू वन अपान वी माइनस वन अपान यू, क्योंकि यहां म्यू से डिवाइड हो गया, म्यू वन डिवाइड होगा तो कट जाएगा, वन बचेगा, यहां पे म्यू वन डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, म्यू टू अपान म्यू वन माइनस वन अपान आर। म्यू टू अपान म्यू वन इज कॉल्ड म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मतलब म्यू टू अपान म्यू वन को मैं लिख सकता हूं म्यू, इसी को लिखते हैं वन म्यू टू, मीन्स बनेगा म्यू अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपान आर। तो ये क्या हो गया, यहां पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि कहेंगे अ ग्लास स्फीयर इज ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये ग्लास का स्फीयर है और इसकी रेडियस बच्चों कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मींस ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। कह रहे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर इज 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया ग्लास का, कितना है बच्चों 1.5, मतलब ये कुछ ऐसा है, ग्लास का है ना बच्चों, ऐसा कुछ, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं
क्या कि एन एयर बबल इज लेफ्ट एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एयर बबल यहां से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लेफ्ट हो गया, छूट गया। ठीक है, लेफ्ट एट 2 सेंटीमीटर, ये एयर बबल है बच्चों। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस एट विच एयर बबल अपीयर्स फ्रॉम द नियरेस्ट साइड, मतलब नियरेस्ट साइड तो इसके नियरेस्ट साइड ये होगी, एंड फ्रॉम द फार्थेस्ट साइड, तो सबसे दूर कौन सी साइड होगी, ये होगी। इन दोनों साइड से हमको एयर को देखना है और इसकी इमेज को बताना है। यहां पे हमको दो चीजें समझनी है कि जो एयर बबल यहां पे लेफ्ट हुआ है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, जबकि इसकी अपनी रेडियस कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नियरर द बबल जब हम उसको देखते हैं, मतलब हम यहां से देखते हैं, तो हमको वो बबल कहां पे दिखाई देगा, कितना अंदर दिखाई देगा। दूसरा, जब हम यहां से देखेंगे फार्थेस्ट मीन्स सबसे दूर से देखेंगे, तो हमको कहां दिखाई देगा। तो पहले मैं नियरर वाला केस करता हूं। ठीक है, अच्छा डस्टर कहां गया भाई, नियरर वाला केस कीजिए पहले। तो भाई यहां से जब कोई देखेगा तो क्या होगा, एक लाइटें जो ऐसे आ रही थी इसके पास आएगी। ठीक है बच्चों, एक लाइटें तो ऐसे निकल जाएगी सीधा, क्यों, क्योंकि वो स्फीयर पे सेंटर से पास होने वाले लाइन से गिर रही ना, तो 90 डिग्री पे अब एक इधर भी जाएगी, बहुत सारी जाएंगी, हम उन पे डिस्कस नहीं कर रहे अभी। तो जो लाइटें यहां आएगी, सोचिए क्या होगा, यहां पहले क्या होगा, ग्लास से लाइटें निकलेगी, कहां जाएगी, एयर से। क्यों, आप तो हवा में बैठे हैं बाहर, ये गोला रखा देख रहे। अब बच्चों होता क्या है कि यहां पहले आप नॉर्मल ड्रा कीजिए। कैसे ड्रा करेंगे, ये आपको पता है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर इज नॉर्मल एट द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस पर जो सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। अब देखो ये छोटा सा एंगल आई, ये छोटा सा ये वाला एंगल आई। अब जब लाइटें यहां आई है तो क्या होगी, जब डेंसर मतलब ग्लास से एयर में जा रही तो डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ऐसे मुड़ जाएगी। ऐसे मुड़ेगी तो यहां कहीं उसकी इमेज बनती हुई हमको दिखाई देगी, ये इमेज, तो हमको वो यहां दिखेगा। ठीक है, अब हमको ये सोचना चाहिए डिस्टेंस आएगी कितनी। तो सोचो बच्चों, आपके लिए पोल क्या बनेगा, ये बनेगा। अब यहां से आप देखिए तो आपको ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा बबल, तो ये पता हो गई डिस्टेंस कितनी पता चली भाई, ये 2 और ये टोटल 5, तो ये कितनी बचेगी बच्चों, 5 - 2 मतलब 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब नियरर द बबल वाला जब हम केस सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, U कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। लेकिन कैसा, देखो इसके इस तरफ वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, इधर है ना बच्चों, इधर है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। R कितना आएगा, R कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, वो कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, V हमें फाइंड करना है, इमेज कहां बनेगी यही तो निकालना है भाई, यही क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, हम अपना फार्मूला यूज करते हैं क्या, μ-1/r = μ/v-1/u। अब बात आती है म्यू था क्या, म्यू था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। भाई यहां से लाइटें निकल रही, तो जहां से निकलती वो फर्स्ट मीडियम, दूसरा कौन है, एयर।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, सेकेंड यहां कौन बन गया, एयर, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, पहले लाइटें किसमें थी, ग्लास में, मींस जी म्यू ए यूज करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। आपको ए म्यू जी दिया है, कितना दिया है, 1.5। ठीक है, तो जी म्यू ए निकालना है, कैसे होगा भाई, जी म्यू ए तो आपको पता है ना, 1/a म्यू जी, तो कितना आएगा 1/1.5, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वैल्यू पुट कर दो यहां पे, क्या मिलेगा, तो 1/1.5 माइनस 1/r, आर की वैल्यू 5, 1/1.5/v माइनस 1/u। पूरी इक्वेशन में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या, अच्छा u की वैल्यू भी तो पुट कर सकते थे, कितना था 3 सेंटीमीटर, पुट कर दो बच्चों। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1.5, तो यहां पे क्या आएगा, 1 माइनस 1.5/5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1.5/3। बच्चों यहां पे सॉल्व करेंगे, माइनस का 0.5 बचेगा, अपान में 5 इज इक्वल टू 1/v माइनस, ये पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 5 से डिवाइड करोगे 3/6 यानी कि 1/2। 15 से 30 को कट करेंगे तो 1/2, तो माइनस का आया 1/2। बच्चों ये पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, इससे इसको कट किया तो कितना है 10, तो क्या बचा 1/v, ये 1/2 इधर ले जाओ तो क्या आएगा, प्लस का 1/2 बन जाएगा, तो बनेगा 1/2 माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v। यहां एलसीएम ले लो बच्चों, 10 एलसीएम तो क्या आएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4, 1/v हो गया 4/10, दिस इंडिकेट v इज इक्वल टू 10/4 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। This is the value of image, this is the value of distance of image from the nearer side। तो पास से जब देखोगे तो तुमको 2.5 सेंटीमीटर ही अंदर दिखाई देगा। अच्छा अब फार्थेस्ट का सोचते हैं, तो भाई यही डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा ये स्फीयर, हाँ तो बच्चों सेम डायग्राम, अब क्या सिचुएशन है, ये सेंटर है सी, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों टोटल 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस। अच्छा अब ध्यान दो जरा, यहां पे बबल छूटा है, कितनी दूरी पे छूटा है बच्चों 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये स्फीयर किस चीज का है, ये ग्लास है, ये क्या है बच्चों ग्लास है, ग्लास है तो ये क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये आपको दिया है, कितना दिया है 1.5। ठीक है, अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, ये ऑब्जेक्ट का काम करना, हमको बबल को देखना है इस साइड से, अब हमको देखना है कहां दिखाई देगा। हमको एक चीज तो दिख गई, जब हम इधर से देखते थे थोड़ा सा पास दिखाई दिया था, यहां से था 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमको दिखाई दे रहा था 2.5 सेंटीमीटर। यहां सोचते हैं तो बच्चों देखने का तो वही तरीका, एक लाइट सीधी लाओ और उसके बाद नॉर्मल ड्रा करो, तो नॉर्मल कहां से बनेगा सेंटर से, तो पहले ऑब्जेक्ट से एक लाइटें लाएंगे, ये लाए। ठीक है, अब नॉर्मल कहां से ड्रा करेंगे सेंटर से, तो सेंटर से हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं ऐसा। जब ये नॉर्मल ड्रा कर देंगे तो अब क्या होगा बच्चों, लाइटें डेंसर से कहां जा रही रेयरर में, तो क्या होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे का मतलब थोड़ा सा सीधा ना जा करके थोड़ा सा दूर हट जाएगी। जब थोड़ा दूर हट जाएगी तो इस लाइटें को अगर पीछे मिलाओगे तो यहां इमेज मिलती हुई महसूस होगी। हमको देखना है कि ये कहां दिखाई देगी, मीन्स ये इमेज फाइंड करनी है। तो बच्चों इसका मतलब जब इधर से देखेंगे तो थोड़ा दूर दिखाई देगी,
जबकि उधर से देखते थे तो थोड़ा पास थी। देखो 3 सेंटीमीटर दूर था तो दिखता कितना था 2.5। यहां पे डायग्राम से ही दिख रहा है कि आंसर जो आएगा वो इस डिस्टेंस से भी ज्यादा आएगा। मींस यहां से जब लेंगे तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 5 + 2 भाई रेडियस ऐड हो जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट के लिए, ठीक है, फॉर रिफ्रैक्शन, ठीक है, P' से सोचिए, P' से सारी डिस्टेंस लीजिए तो R कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। बट कैसा, यहां से जब डिस्टेंस सोच रहे हैं तो इधर वाला निगेटिव इधर वाला पॉजिटिव, भाई इस साइड वाला निगेटिव उस साइड वाला पॉजिटिव, तो यहां पे निगेटिव आया, ये रेडियस निगेटिव होगी, कितनी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन कैसी, माइनस की। U कितना है 5 ये और 2 ये, मींस कितना आया 7 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, माइनस। हमें इमेज की डिस्टेंस V फाइंड करनी है, कैसे करेंगे बच्चों, वही पुराना फार्मूला μ - 1/r = μ/v - 1/u। ठीक है, कैसे करेंगे सोचो। म्यू पहले कैसे लें ये सोचना चाहिए। म्यू तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड यहां कौन है बच्चों, एयर, और फर्स्ट कौन है, ये कौन, ये ग्लास। तो मींस ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा, यानी कि G μ वैल्यू पुट करो। G μ की वैल्यू, फिर वही बात है, A μg 1.5 है तो G μ की वैल्यू 1/1.5 आएगी, वैल्यू पुट करो। 1/1.5 माइनस 1/r, r की वैल्यू माइनस का 5 = 1/1.5/v। v हमको फाइंड करना है, वेरी गुड, -1/u, u की वैल्यू -7, वेरी गुड। बच्चों क्या आएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1.5 वी गेट 1 - 1.5 माइनस का 5 = 1/v माइनस प्लस हो गया 1.7 देखो ये माइनस प्लस 1.5/7। जरा ध्यान देंगे, यहां से क्या बचेगा 0.5, इधर लिख लिया जाए, दिख रहा है, या इसको हटा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो लिख लेते हैं। ये क्या बचेगा, माइनस का 0.5/5 माइनस का = 1/v प्लस, ये कितना बचेगा, देखो पॉइंट से 0 आया तो कितना हुआ 3/14, ये 3/14 बच्चों, ये कैंसिल, ये कितना आया 1/10, इसको इधर ले आओ तो 1/v = बचेगा 1/10 प्लस 3/14, सॉरी ये इधर गया ना, तो माइनस का 3/14। सोचो तो 1/v = क्या आएगा, एलसीएम कितना, एलसीएम आएगा 70, कितना आया इधर 7 माइनस 5 आएगा 15, ठीक है। तो v = 70/8 कैसा, माइनस का, मीन्स ये आएगा माइनस का 8.75, सेंटीमीटर। तो यहां से देखने कितनी दूर दिखाई देगा 8.75। इसका मतलब देखो जब इधर से देख रहे थे तो 3 दिखना चाहिए था, तो दिखा कितना था 2.5। जब इधर से देख रहे हैं तो दिखना 7 चाहिए था, लेकिन दिखा कितना 8.75 सेंटीमीटर दूर दिखा। इसका मतलब उधर से देखने पर थोड़ा पास आ रहा था, इस से देखने पर थोड़ा दूर दिखेगा। क्लियर। हाँ तो बच्चों जैसे एक ये क्वेश्चन हमें दे दिया, एक स्फेरिकल रॉड है, ठीक है, एक ग्लास रॉड है जो कि स्फेरिकल शेप ऐसे ले रही है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है 3/2, इधर एयर है,
ठीक है, मीन्स ये एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है। कह रहे एक ऑब्जेक्ट इसके सामने 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं, तो बताइए इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दूर और किस साइड बनेगी, मीन्स इस साइड बनेगी या इस साइड बनेगी, और कितनी दूर बनेगी, मीन्स उसकी v फाइंड। सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन में u आपको मिल गया 15 सेंटीमीटर, लेकिन कैसा, ये पोल बनेगा ना बच्चों, तो इसके इस साइड, तो माइनस का 15, ठीक है, तो u हो गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। r कितना हो गया, रेडियस देखिए इस साइड 30 सेंटीमीटर। अच्छा, तो बच्चों हमें v फाइंड करना है, कर लेते हैं, बहुत सिंपल, हमारे पास फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है बच्चों, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा है, म्यू माइनस 1 अपान आर इज इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू। सोचिए, क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ता है कॉन्वेक्स है कॉनकेव, जैसा शेप होगा उसी हिसाब से आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब बात है म्यू क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखिए ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट वाला मीडियम हमेशा फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट कौन हो गया, एयर, सेकंड कौन हो गया, ग्लास। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम मींस ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर, ए म्यू जी पुट करेंगे यहां पे, ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट कीजिए, क्या मिलेगा, ए म्यू जी 1.5 माइनस 1 अपान आर, आर की वैल्यू बच्चों 30, उधर है प्लस का, ठीक है, इज इक्वल टू ए म्यू जी 1.5 अपान वी, वी हमको फाइंड करना है माइनस 1 अपान यू, यू कितना इस साइड है तो माइनस का 15। अब बच्चों क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे बचेगा 0.5 अपान 30, 1.5 अपान वी प्लस 1 अपान 15। अब इसको इधर लाओ, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तो 1 अपान कितना आएगा, 60 आएगा, इसको इधर लाओ, तो 1.5 अपान वी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपान 60, और इसको इधर लाए तो क्या बचा बच्चों, ये बचा माइनस का 1 अपान 15। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, 1 माइनस 4, ठीक है, मीन्स v इज इक्वल टू 60 अपान, ध्यान से देखो 60 अपान माइनस 3 और इंटू 1.5, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा 20, माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब इसकी इमेज इस साइड बनेगी, कैसे बनेगी, देखो इमेज बनाना भी सीखना चाहिए हम लोगों को, कैसे, एक लाइट ऐसे आएगी, यहां से नॉर्मल ये ड्रॉ करेंगे, सेंटर से हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, पता ही चल गया, अब तो हम लोग इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं। बच्चों क्या होगा, रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट सीधी अब नहीं जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल के पास लाएंगे तो ये कहीं इमेज बनेगी, यही बनेगी, ये डायग्राम हो गया, v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ये फाइनल डायग्राम भी इसका बना लिया हमने, ठीक है, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, क्यों, क्योंकि मिलती हुई लाइटें महसूस हो रही है, भाई ये कैसे गई, ये कैसे गई, ये कैसे गई, सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना बच्चों को, इतना पता है। हमारा अब एक क्वेश्चन ये आता है कि S1 S2 टू रॉड्स हैविंग वन कॉन्वेक्स इंड, इनका एक इंड कैसा है, कॉन्वेक्स है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है, तो कह रहे हैं व्हेन अ पॉइंट लाइट सोर्स P इज पुटेड एट 50 सेंटीमीटर from the curved surface, then the light ray emitting from P becomes parallel after refraction in S2 with the axis, means जो लाइटें यहां से निकलेंगी तो जब वो S2 से रिफ्रैक्ट होंगी तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी।
तो हमको बताना है कि इन दोनों रॉड के बीच का सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस कितनी है, डी निकालना है। बच्चों सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि यहां से जो लाइट निकलेगी वो इसके लिए कहां पे पहले एक इकट्ठी होगी। जैसे यहां से लाइटें निकलेगी तो यहां पे आएगी, कहीं हो सकता है इमेज अपनी बनाएगी, इस सरफेस से बाहर निकलेगी तो एक इमेज टाइप की सोर्स की बनेगी। पहले वो इमेज फाइंड की जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन पहले किससे लेंगे, S1 से, फिर हम किससे लेंगे, S2 से, और उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का 1.5 दे ही रखा है। कैसे करेंगे बच्चों, एयर के रिस्पेक्ट में उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे ही रखा है, क्या दिया है, 1.5। तो फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम S1 से सोचो, पहले रिफ्रैक्शन करते हैं। जब S1 से रिफ्रैक्शन करेंगे तो इसके लिए पोल का काम ये करेगा, P1 पॉइंट, ये पोल का काम करेगा। तो पोल से ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, P। इसका मतलब U हो गया माइनस का 50 सेंटीमीटर, और उन्होंने इसकी रेडियस दे ही रखी है 10 सेंटीमीटर, मींस R हो गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन कैसा बच्चों, देखो ना, रेडियस इस पोल के इस तरफ होगी ना, सेंटर इसका कहीं इधर जाएगा तो इधर ही तो होगी, तो रेडियस भी आएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अपना फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा, म्यू माइनस 1 अपान R म्यू अपान V माइनस 1 अपान U। अब म्यू कैसा लेंगे, पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे का, तो यहां पहला मीडियम कौन हो गया, ये मीडियम हो गया, दूसरा कौन हो गई, एयर, मतलब 1 के रेस्पेक्ट में एयर का ले लो, मींस 1 म्यू ए, ये 1 हो गया मीडियम, इसको मैंने 1 कहा है, इसको मैंने 2 मीडियम कहा है, तो 1 म्यू ए ये आ गया। तो क्या आएगा बच्चों, 1 म्यू ए 1 अपान 1.5, क्यों, ए म्यू 1 दिया है 1.5, तो 1 म्यू ए कितना बनेगा बच्चों, 1 अपान 1.5, पता है ना। अच्छा, माइनस 1 अपान R की वैल्यू 10, कैसा, 10 कैसा बच्चों, माइनस का, देखो R, 1 म्यू ए मीन्स 1 अपान 1.5 अपान V माइनस 1 अपान U की वैल्यू माइनस का 50। बच्चों पहले तो 1.5 से मल्टीप्लाई करो, ऑन मल्टीप्लाई विद 1.5, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1.5 अपान माइनस का 10 इज इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1.5 अपान, ये माइनस माइनस प्लस कर लो 50। बच्चों इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये क्या बचेगा, माइनस का 0.5 अपान माइनस का 10 इज इक्वल टू 1 अपान V प्लस 1.5 अपान कितना आएगा बच्चों, 50। देखो ये तो क्या आया, 1 अपान 20 आया इधर जब पॉइंट हटाओगे तो क्या बचेगा, 3 अपान, ये कितना बचेगा बच्चों, 3 अपान 100, उधर ले जाओ, तो 1 अपान V इक्वल टू हो गया 1 अपान 20, ये बचेगा 1 अपान 20, ये जब इधर आएगा तो माइनस का 3 अपान 100, तो क्या बचेगा 100 एलसीएम, तो क्या बचेगा 5 माइनस 3 मीन्स V इक्वल टू 100 अपान 2 50 सेंटीमीटर, ये तो आ गया V। बच्चों जब ये V आ गया, अब देखिए मतलब प्लस 50 का मतलब समझ रहे हैं, इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी, इस साइड P डैश, ये इमेज बन गई, कितनी दूर बनेगी बच्चों, 50 सेंटीमीटर। तो सेकेंड सरफेस के लिए ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, सोचिए भाई, सेकेंड सरफेस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस सरफेस के लिए,
तो u डैश कितना बचेगा, तो d टोटल था, उसमें से 50 घटा दो तो ये डिस्टेंस निकल आएगी, कितनी निकलेगी, d माइनस 50। ठीक है, तो सेकेंड सरफेस के लिए फॉर S2 मीडियम क्या बचेगा, वही पुराना फार्मूला। भाई आप पहले देखिए u कितना बचा सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए u बचा है d माइनस 50, लेकिन कैसा, माइनस। क्यों, देखो ना यहां से ये बनेगा पोल, इससे यहां की डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की निगेटिव, सेंटर इधर होगा इसका। तो बच्चों ये डिस्टेंस है ना, तो ये निगेटिव लेंगे, इसीलिए माइनस का d माइनस 50। r कितना आएगा बच्चों, इधर है 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइटें बिकम्स पैरेलल, पैरेलल लाइटें बनने का मतलब v इनफाइनाइट हो जाएगा। भाई पैरेलल लाइटें कब बनेगी, जब v क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो बचेगा क्या हमारे पास, म्यू माइनस 1 अपान आर, म्यू अपान v माइनस 1 अपान u। इस देखिए यहां के लिए फर्स्ट मीडियम ये बनेगा, मींस एयर फर्स्ट मीडियम, और दूसरा मीडियम 2, ये इसका मीडियम। तो इसको मैं 1 म्यू 2 लिखूंगा, सॉरी a म्यू 2 लिखूंगा, एयर पहले के रिस्पेक्ट में, दूसरे के एयर के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम जो भी है ये। तो बच्चों ये कितना आएगा, 1.5 माइनस 1 अपान आर, आर कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, वो तो फिक्स है, इस साइड है पॉजिटिव। a म्यू 2 मीन्स 1.5 अपान v, 1 अपान u, u कितना है बच्चों, माइनस का d माइनस 50, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या बचा 1.5 अपान, घट गया, तो 0.5 अपान 10 इज इक्वल टू 1.5 अपान v। v इनफाइनाइट हो गया ना बच्चों, तो पुट कर दो यहां, जैसे ही पुट करोगे तो 1 अपान इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0, तो ये क्या बचेगा, प्लस का 1 अपान d माइनस 50। देखो बच्चों तो क्या बचेगा, 1 अपान 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो d माइनस 50 इज इक्वल टू, उधर क्या बनेगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई से 20, तो d इक्वल टू कितना आएगा, 70 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको कहां पे रखनी होगी, कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी पुट करनी पड़ेगी, 70 सेंटीमीटर के अगर सेपरेशन पर रखे हो तो हमें क्या मिलेगा, उन इससे निकलने वाली लाइटें यहाँ के पैरेलल हो जाएंगी, इससे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। ये आंसर आ गया बच्चों। आप लोगों को अगर हमारा लेक्चर लगातार अच्छा लग रहा है, आप इसको देख रहे हैं और आप इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमें लगे हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है बच्चों।